हाय गाइस, कैसे हो आप सारे? अच्छे से हो? तो कुछ दिनों के बाद में यहाँ आपके लिए एक लेक्चर लाया है मैंने फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्योंकि पिछले एक दो दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जो लेक्चर मैंने आपके लिए लाया है वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही है। एंड दिस लेक्चर इज अबाउट हाउ द फूड इज एब्जॉर्ब। क्योंकि अभी तक हमने डाइजेशन जो पढ़ी है, डाइजेशन में हमने देखा कि जो फूड है, हमने फूड को इनटेक किया, उसके बाद उस पर एंजाइम्स पढ़े। हाँ, किस पार्ट में कौन से एंजाइम्स निकले, किन ग्लैंड से कौन से एंजाइम्स निकले, किस एंजाइम ने किस न्यूट्रिएंट को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो अब जब ब्रेक डाउन हो गया है फूड का, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक हो गए हैं, अब हम देखेंगे कि वो एब्जॉर्ब कैसे हो। ठीक है? तो और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स। जो डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, कुछ डिसऑर्डर्स भी हम पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स आज मोस्टली ये यूनिट, ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स की होती है वो होती है दो तरीकों से। या तो होगी बाय एक्टिव प्रोसेस, या तो होगी बाय पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस। और ये आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो होती है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है? उनकी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में किस किस पार्ट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है फूड की? वो होती है जेजीनियम और इलियम। ठीक है? जेजीनियम और इलियम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड होती है। और सबसे ज्यादा डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, डोड्यूनियम रीजन। सबसे ज्यादा फूड डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जेजीनियम और इलियम में होती है। तो मैक्सिमम यहाँ पर आप, मैं लिखूंगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है जेजीनियम और इलियम, जेजीनियम एंड इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? अब देखो एक्टिव प्रोसेस क्या है, लेकिन जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर ये फूड जो है, फूड बना होता है किनका? फूड इज मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? फॉर एग्जांपल एक मैं न्यूट्रिएंट लूंगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पर जब सिलेवरी अमाइलेज पड़ गया, जब गैस्ट्रिक, ये मैं कह रहा हूं इंटेस्टाइनल अमाइलेज पड़ गया, तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए? उससे कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्रेक डाउन हो गए। और क्या हो गया उनका? उनका ब्रेक डाउन हो गया और वो कन्वर्ट हो गए इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, दैट मींस शुगर्स, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ठीक है? चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रैक्टोज, सिंपल शुगर्स में ये कन्वर्ट हो गए। अब ये सिंपल शुगर्स हमारी सेल्स एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है? तो हमारी सेल्स जब इनको एब्जॉर्ब करती है, इनको इनटेक करती है, किनको? इन ग्लूकोज या इन सिंपली मैं कहूंगा कि जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स उनको किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में। तो जब वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो तब जाके हमारी जो सेल्स होती है इंटेस्टाइन्स में, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है। और ये एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है? ठीक है? एब्जॉर्प्शन हो रही है दो मेथड से होती है। एक तो एक्टिव प्रोसेस हो गया और दूसरा पैसिव प्रोसेस हो गया। देखो एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस वो वाला काम है जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्बेबल, ये जो सॉल्युबल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसमें यूटिलाइजेशन होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है?
फिर चाहे कोई भी हो, चाहे वो चार्जिड चार्जिड कोई आयन हो या कुछ हो, कोई लार्ज मॉलिक्यूल हो, वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एनर्जी यूज होती है। पैसिव प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखो, मैं अब एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस में यहाँ पर पढ़ाने नहीं बैठूंगा वरना मुझे फिर आपको एक्टिव प्रोसेस में सोडियम पोटेशियम पंप की भी एग्जांपल देनी है, पैसिव प्रोसेस में मुझे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, खाली मैं ये इनकी एग्जांपल्स ही दे दूंगा। मैं इनको वन लाइन डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर, मैं ज्यादा इनको डिस्कस नहीं करूंगा। पैसिव प्रोसेस जो होता है, पैसिव प्रोसेस में एनर्जी यूज नहीं होती है, और इसमें जो एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, चाहे वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो, फ्रॉम हायर सॉल्वेंट पोटेंशियल टू लोअर सॉल्वेंट पोटेंशियल हो, ठीक है, ऐसा ही होता है इसमें। तो पैसिव प्रोसेस जो होता है ये तीन तरीके से होता है, या तो ये होगा फैसिलिटेड, या तो ये सिंपली होगा डिफ्यूजन से, ठीक है, या तो होगा ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन से। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आपको इतना ही याद रखना है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। कैरियर मींस एक जो न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह, क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर ये इंटेस्टाइन है, मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का ल्यूमिन है, अंदर से खाली है, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स, ये न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं यहाँ। अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होना है बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स, यहाँ पर विलाई लगे हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स पर ये विलाई, माइक्रोविलाई लगे हैं, तो अब ये इनको एब्जॉर्ब करेंगे। ये जब एब्जॉर्ब इनको करते हैं, लेकिन ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज डायरेक्टली यहां से अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि इसको घुसने के लिए एक कैरियर की जरूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को एक कैरियर की जरूरत है, ये हो गया इसका कैरियर। तो ये कैरियर इसको कहां पहुंचाएगा, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल है, ये मेम्ब्रेन ऑफ सेल है, ठीक है। तो ये इस पर बाइंड हो जाएगा और ये फिर इसको कहां पहुंचाएगा, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में। तो जिसमें इसको जो इसको ये हो गया कैरियर। तो इस कैरियर को हम परमेसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, परमेसिस। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स और जिनको हम परमेसिस कहते हैं उनका यूज होता है, ठीक। और हो गया फिर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जो पानी में घुले हुए होते हैं, जो पानी में घुल मिल जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पानी में घुल मिल जाएंगे तो वो वाया ऑस्मोसिस ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में गैसेस सिंपली, देखो गैसेस डिफ्यूज कौन हो जाते हैं, गैसेस सिंपली डिफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई गैस है तो गैस डायरेक्टली इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जाएगा वाया डिफ्यूजन, ठीक है। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन से कौन सा न्यूट्रिएंट हो जाता है, कहां एब्जॉर्ब, कौन सा न्यूट्रिएंट हो जाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन से। तो इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होता है। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड वाया फैसिलिटेड डिफ्यूजन बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स। तो इंटेस्टाइनल सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कैसे इसको एब्जॉर्ब करती है, बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और यहां पर जो ग्लूकोज के लिए एक कैरियर प्रोटीन या परमेस यूज किया जाता है, उस परमेस का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज है और ये इसका कैरियर है जिसको हम परमेसिस भी कहते हैं, परमेस, ठीक है, क्योंकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में परवेसिस का काम होता है, कैरियर प्रोटीन्स का काम होता है, और जो ग्लूकोज को कैरियर प्रोटीन जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करे, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे, उसका नाम है गुलेट, ठीक है। तो मेन एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि गुलिट 4 एक ऐसा परमेस, एक ऐसा कैरियर प्रोटीन है जो क्या कहता है, जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कराता है,
ठीक है, जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कराता है। लेकिन अगर GLUT 4 की बात करूं मैं, तो ये स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। बहुत सारे परमेसिस है, GLUT 1 है, GLUT 2 है, GLUT 3 है। तो जब भी आप फैसिलिटी डिफ्यूजन की बात हो जाएगी कि फैसिलिटी डिफ्यूजन से कौन सा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, दैट इज ग्लूकोज। और अगर आपको कहा जाएगा कि स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन करा देता है, दैट इज GLUT 4। ठीक है, तो ये एक परमेस। अब ऑस्मोसिस देखो, डिफ्यूजन से मैंने क्या कहा, फैसिलिटी डिफ्यूजन से हो जाएगा ग्लूकोज, और डिफ्यूजन से कौन होते हैं, गैसेस। ठीक है, गैसेस। तो जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वहां पर कुछ गैसेस भी निकल जाते हैं, और ये गैसेस या कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि कोई सिंपली कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्लोरीन होगा, क्लोराइड आयन होगा, या मोनो शुगर्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, या कुछ फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, कुछ फैटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूंगा जो डिफ्यूजन में गैसेस होते हैं, या कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल भी होगा, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, या कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, फॉर एग्जांपल क्लोराइड। ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाया डिफ्यूजन, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है वाया डिफ्यूजन। या कभी कभार कुछ मानो ये जो होते हैं दीज फैटी एसिड्स, जो कुछ फैटी है, सम फैटी एसिड्स, हाँ। लेकिन अब आप मेनली आप यही याद रखोगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, या जो गैसेस होते हैं, ये डिफ्यूजन की वजह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स। ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूं, तो ऑस्मोसिस में वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है, तो वाटर एज वेल एज अल्कोहल, अल्कोहल और वाटर, ये वाया ऑस्मोसिस एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स। ठीक है, अल्कोहल तो कहां पर एब्जॉर्ब होता है, अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टोमच डायरेक्टली, ये स्टोमच में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, स्टोमच डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टोमक सेल्स डायरेक्टली। ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है डायरेक्टली इन द स्टोमक, इसकी अल्कोहल की, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है स्टोमक में। लेकिन किस प्रोसेस की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, फैसिलिटी डिफ्यूजन में आपका ग्लूकोज आ गया है, या आपका फ्रक्टोज भी आ गया है, इसमें फ्रक्टोज आ गया, ग्लूकोज आ गया, ठीक है, मानोस आ गया। तो ये फैसिलिटी डिफ्यूजन से क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। हो गया यहां तक। अब देखो आप, ये तो पैसिव प्रोसेस से है कि पैसिव प्रोसेस से ये कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्टिव प्रोसेस वो वाला प्रोसेस हो गया जिसमें यूज ऑफ एनर्जी होती है, यूज ऑफ एनर्जी इसमें लगती है, और इसमें अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अब इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसकी वजह से। अब देखो, कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, लार्ज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, सोडियम आयंस, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हाँ फैटी, नहीं फैटी एसिड्स को छोड़ो, फैटी एसिड्स को छोड़ो। तो देखो, चार्ज, जो भी चार्जड आयन होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, या लार्ज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या ट्रांसपोर्टेड वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इनका जो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, इन चीजों की एब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्रॉम बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स, तो वो हो जाती है वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी लग जाती है। और इस ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन्स। तो दिस एक्टिव प्रोसेस आल्सो नीड्स कैरियर प्रोटीन्स, इसमें भी कैरियर प्रोटीन्स की मदद लेनी पड़ती है। अब देखो, ये तो हो गया एक्टिव और पैसिव।
अब यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर मैं अब एक और एग्जांपल लूंगा, यहाँ पर लिपिड्स की, जो फैट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स की। अभी तक हमने ग्लूकोज, ये आयंस, प्रोटीन्स वोटीन्स तो आ गए अभी। अब देखो एब्जॉर्प्शन, अगर मैं किसी की कहूँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, फैट्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है सिंपली, फैट्स को क्या किया जाता है, पहले फैट्स को विद द हेल्प ऑफ बाइल, ये एमल्सिफिकेशन, इनकी एमल्सिफिकेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ बाइल, ब्रेक डाउन हो जाता है बाइल साल्ट से, एमल्सिफिकेशन इनके हो जाती है। तो ये ऐसे होते हैं, ये अंदर हो गए फैट, दिस इज अ फैट, और फिर बाहर की तरफ कौन, यहां पर अटैच हो जाते हैं बाइल साल्ट्स। ये छोटे छोटे से गोले बना देते हैं, ब्रेक डाउन, देखो जब इन पर अटैच हो जाते हैं कौन, ये हो गए बाहर की तरफ, ये हो गए बाइल साल्ट्स। ये अंदर की जानिब जो है, अंदर की अंदर की जानिब कोलेस्ट्रॉल है या फैटी एसिड्स, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स है, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स अंदर की तरफ है, और बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट्स होते हैं वाटर सॉल्युबल, और ये जो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स होते हैं ये होते हैं लिपिड सॉल्युबल, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक, लिपिड सॉल्युबल। तो इस वाले स्ट्रक्चर को जब अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर रहेगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट दैट इज बाइल साल्ट्स बाहर की तरफ होंगे, अटैच होंगे, तो दिस इज नोन एज माइसील, माइसील। तो माइसीलर स्ट्रक्चर ये बना देते हैं एमल्सिफिकेशन से, ठीक है, तो माइसील्स बन गए। अब माइसील्स देखो, माइसील्स क्या हो जाएंगे अब, तो ये जो ल्यूमेन में, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में जो ये फैटी एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये बाइल साल्ट्स के साथ मिलकर माइसील्स बना देते हैं। उसके बाद जब ये माइसील्स बन गए तो अब इंटेस्टाइनल सेल्स के ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं वाया डिफ्यूजन, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड वाया डिफ्यूजन, ठीक है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड वाया डिफ्यूजन बाय इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स ने माइसील्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर दिया। जब ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गए उसके बाद ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ विलाई, मैंने कहा था दिस इज अ विलाई, ये एब्जॉर्ब हो गए। अब यहां ये एपिथेलियम है, दिस इज एपिथेलियम, ये सेल्स है, अब देखो अंदर होती है ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल है और ये है ब्लड कैपिलरी, दिस इज ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, विलाई के अंदर ये स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कहां चले जाते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड वेसल में नहीं जाते हैं माइसील्स, ये जाते हैं पहले लिम्फ वेसल्स में। कहां जाते हैं ये, इनसाइड द लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फेटिक लैक्टोसील्स, लिम्फ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोसील्स, लैक्टोसील्स। तो ये कहां जाते हैं माइसील्स, दे विल गो इनटू द लैक्टोसील्स, और लैक्टोसील्स के बाद जब ये लैक्टोसील में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ही क्या हो जाता है, ये माइसील स्ट्रक्चर बन जाता है अब साइक्लोमाइक्रोन्स। साइक्लोमाइक्रोन देखो क्या है, साइक्लोमाइक्रोन सिंपली क्या हो जाता है, सिंपली अंदर जाके ये फैटी एसिड्स जो इसमें होते हैं, फैटी एसिड्स की रेस्टरिफिकेशन होती है, रेस्टरिफिकेशन मींस इनको फिर से एस्टरिफाई किया जाता है,
इनको फिर से बहुत सारे फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं और वो फैटी एसिड वो फैट बना देते हैं, लार्ज एक लिपिड बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी उनके साथ हो जाता है। तो फिर से ट्राइग्लाइसराइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ट्राइग्लाइसराइड्स। तो जब ये लैक्टिक एसिड में पहुंच जाते हैं तो फिर से क्यों कौन सी फॉर्मेशन होगी, ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ट्राइग्लाइसराइड जो होते हैं जिनको हम न्यूट्रल फैट्स कहते हैं, ये न्यूट्रल फैट्स जो होते हैं इन पर अब इन न्यूट्रल फैट्स पर, ये न्यूट्रल फैट्स पर बाहर की जानिब बाहर से एक कोटिंग हो जाती है जिसको हम बीटा लिपोप्रोटीन की कोटिंग कहते हैं, लिपोप्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, या जो फॉस्फोलिपिड की कोटिंग हो जाती है, इनको प्रोटीन फॉस्फोलिपिड कोटिंग हो जाती है। प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की बाहर से कोटिंग हो जाती है, बीटा लिपोप्रोटीन्स की कोटिंग हो जाती है इनको, और इस स्ट्रक्चर को हम साइक्लोमाइक्रोन कहते हैं। फिर ये साइक्लोमाइक्रोन क्या कहा जाता है, फिर ये साइक्लोमाइक्रोन इनसाइड द ब्लड वेसल चला जाता है। ठीक है, तो माइसिल से क्या बनता है, माइसिल से साइक्लोमाइक्रोन्स बनते हैं, साइक्लोमाइक्रोन्स। अब देखो माइसिल्स डायरेक्टली क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में नहीं जा पाते हैं। उसके बाद ये साइक्लोमाइक्रोन्स बनाते हैं, साइक्लोमाइक्रोन में क्या हो जाता है, फैटी एसिड्स की वापस से रेस्टिफिकेशन हो जाती है, वो फिर से ट्राइग्लाइसराइड्स बन जाते हैं, न्यूट्रल फैट्स वो बन जाते हैं, और फिर इनकी बाहर की जानिब से एक कोटिंग हो जाती है, बीटा लिपोप्रोटीन्स की कोटिंग हो जाती है, या फॉस्फोलिपिड्स की बाहर से कोटिंग हो जाती है, और उस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं हम साइक्लोमाइक्रोन। और इस साइक्लोमाइक्रोन उसके बाद कहां चला जाता है, टुवर्ड्स द ब्लड कैपिलरीज। तो इस तरीके से फैट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थी, दिस वाज अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नाउ we will move towards the disorders. disorders को पढ़ने से पहले हम देखेंगे, we will go with the that means calorific value of nutrients. Calorific value of nutrients, calorific value means energy value of nutrients. Calorific value means energy value of nutrients. ठीक है, अगर मैं calorific value करूंगा of a nutrient, for example 1 gram of carbohydrate, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी रिलीज करेगा 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज इट इज कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, यहां पर लिखूंगा मैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन ब्रेकडाउन ऑफ और ऑन बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट is known as calorific value. Amount of energy released by burning or breakdown of 1 gram of carbohydrate, 1 gram of carbohydrate is known as it is calorific value. तो इसको हम calorific value कहते हैं। तो क्लोरिफिक वैल्यू सिंपल है, क्लोरिफिक वैल्यू सिंपली होगा कि 1 ग्राम एक न्यूट्रिएंट का 1 ग्राम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ऑन ब्रेकडाउन। ठीक है, जब वो यूटिलाइज हो जाएगा तो ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम क्लोरिफिक वैल्यू कहते हैं, दैट इज नोन एज क्लोरिफिक वैल्यू। नाउ क्लोरिफिक वैल्यू के लिए देखो, क्लोरिफिक वैल्यू जो है एक तो होता है फिजियोलॉजिकल क्लोरिफिक वैल्यू, ठीक है, और दूसरा होता है सिंपल क्लोरिफिक वैल्यू। अगर मैं सिंपल क्लोरिफिक वैल्यू कहूंगा तो सिंपल क्लोरिफिक वैल्यू मींस हम इस कार्बोहाइड्रेट को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम एक सिलेंडर में डाल देंगे, दैट सिलेंडर मेटालिक सिलेंडर होता है, दैट इज नोन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसको डालेंगे, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में ऑक्सीजन होता है,
इट इज फिल्ड विद ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन होता है, मेटालिक सिलेंडर होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो अगर मैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल दूं तो उसमें से जितनी एनर्जी निकल जाएगी दैट इज इट इज क्लोरोफिक वैल्यू, वो कार्बोहाइड्रेट का क्लोरोफिक वैल्यू होगा। दिस इज सिंपल क्लोरोफिक वैल्यू। लेकिन अगर मैं फिजियोलॉजिकल क्लोरोफिक वैल्यू कह रहा हूं तो फिजियोलॉजिकल क्लोरोफिक वैल्यू मींस मेरी बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल क्लोरोफिक वैल्यू। तो अगर मैं यहां पर क्लोरोफिक वैल्यू न्यूट्रिएंट्स का दिखा दूं आपको, तो आपको जो याद रखना है क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये हो गया इनका क्लोरोफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गए न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स मेरे पास कौन है, मेरे पास प्रोटीन है, मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, मेरे पास फैट्स है, लिपिड्स जिनको मैं कहता हूं, ठीक। अब देखो क्लोरोफिक वैल्यू की मैं बात मैंने की है, तो देखो सिंपली पर ग्राम, देखो 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो 1 ग्राम को जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करते हैं प्रोटीन के, तो वहां से कितनी एनर्जी निकलती है, 5.65 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक। लेकिन अगर मैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू इसका देखूं तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू पर कितना होगा, ये मैं यहां पर लिख देता हूं 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अगर मैं फिजियोलॉजिकल क्लोरोफिक वैल्यू लिखूं वो होगा 4.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो ये किसका हो गया, तो फिजियोलॉजिकल क्लोरोफिक वैल्यू और ये हो गया इस प्रोटीन का क्या, सिंपल क्लोरोफिक वैल्यू, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्लोरोफिक वैल्यू को हम सिंपली फिजियोलॉजिकल क्लोरोफिक वैल्यू दैट मींस the amount of energy which is released by 1 gram of protein inside our body, that is known as physiological calorific value। तो इसी तरीके से अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स का ले लूं, कार्बोहाइड्रेट्स का फिजियोलॉजिकल जो ये है, देखो फिजियोलॉजिकल कार्बोहाइड्रेट्स का है 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। और ये है, और ये है 4 पॉइंट आई थिंक 4.5 आई थिंक है ये 4.2 किलो कैलोरीज पर ग्राम। कभी कभार आप बुक में देखोगे 4.1 यहां पर दिया गया होगा और 4.0 किलो कैलोरीज यहां पर दिया होगा। तो दोनों वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू बुक, अगर आप बुक कोई रेफरेंस पढ़ रहे हो तो उस पर ये वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखो लिपिड्स और सबसे ज्यादा क्लोरोफिक वैल्यू है लिपिड्स का, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, इसीलिए सबसे हम कहते हैं कि अगर हमें फास्टिंग करनी है, फास्ट के दौरान हमें ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, जब हम अगर हमें दिन को बहुत सारा काम होगा या कुछ फास्टिंग में हम क्या, या सिंपली फास्टिंग में हमें क्या करना, जब जब जिस वक्त हम ये इंटेक करते हैं फूड, उस टाइम हमें खाना चाहिए लिपिड रिच फूड, फैट रिच फूड, क्योंकि 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी ये रिलीज करते हैं, और फिजियोलॉजिकल क्लोरोफिक वैल्यूज 9.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिक वैल्यू किनका है, लिपिड्स और फैट्स का। तो दूसरे नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट्स का, और तीसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली ये इक्वलाइज ही है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरोफिक वैल्यू किनका है, इट इज ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स, क्लोरोफिक वैल्यू सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है। तो दिस वाज अबाउट द क्लोरोफिक वैल्यू, व्हाट क्लोरोफिक वैल्यू इज। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द डिसऑर्डर्स। ना देखो आपको मेन डिसऑर्डर्स, आपको देखो इसमें क्या क्या है,
आपको पढ़ना है माल न्यूट्रिशन। जब हम डाइट खाते हैं तो उस डाइट में कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यूट्रिएंट्स की कभी कभार जब हम डाइट खाते हैं तो डाइट से देखो दो तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक तो अगर हमने फूड मतलब कोई न्यूट्रिएंट, फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हमने कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा खाया तो दैट इज ओवर न्यूट्रिशन। अगर हमने कोई न्यूट्रिएंट कम खाया तो दैट इज अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो ये न्यूट्रिशन है ना, तो न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं तो वो दो कैटेगरीज में होते हैं। एक तो होता है ओवर न्यूट्रिशन, ज्यादा खाना, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में किसी न्यूट्रिएंट की लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। इसी तरीके से होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें होता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी, इनको हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इनसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो आपको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में आपको याद क्या रखना है, डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर्स होते हैं और इसको हम माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन को हम माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उन डिसऑर्डर्स में आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपको याद रखना है। देखो अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन मींस देखो ओवर न्यूट्रिशन हो जाए या अंडर न्यूट्रिशन हो जाए, दैट इज माल न्यूट्रिशन। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से क्या हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स मेनली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है प्रोटीन्स का। तो अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो उससे उससे डिसऑर्डर्स होते हैं। दो डिसऑर्डर्स आर नोन एज, उनको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, पैम। प्रोटीन डिफिशिएंसी, इट विल लेड टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दैट मींस लैक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पैम। तो पैम में आपको देखना है कि दो चीजें आपको याद रखनी है, खशारकर, खशारकर एंड मरासमस। मरासमस, खशारकर एंड मरासमस, these are PEM and these are PEM disease disorders। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से होता है ये, लैक ऑफ प्रोटीन से होता है ये। देखो ये लैक ऑफ प्रोटीन से होता है, ये भी लैक ऑफ प्रोटीन से ही होता है। लैक ऑफ प्रोटीन, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन। लेकिन इसमें एज कितनी इसमें एज ये किस एज तक होती है, 1 to 3 years old। 1 to 3 years old जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनमें खशारकर हो जाती है। अगर उनमें प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाएगी तो खशारकर हो जाती है। लेकिन मरासमस होती है 0 years। 0 years दैट मीन्स फ्रॉम बर्थ ही। अगर फ्रॉम जो न्यूली बॉर्न बेबी है, तो न्यूली बॉर्न बेबीज में दैट मीन्स जो बिलो 1 year होंगे, बिलो 1 year, आप 0 years लिखो या बिलो 1 year लिखो, बिलो 1 year। तो जिनकी बिलो 1 year एज होती है उनमें मरासमस पाई जाती है। अगर उनको प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो उनमें डिजीज पाई जाती है, दैट इज नोन एज मरासमस। ठीक है, तो आप देखो तो खशारकर में होता क्या है, खशारकर में एनीमिया हो जाता है बच्चे को, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस आ जाती है, स्वॉलन फेस हो जाता है, स्वॉलन फेस हो जाता है। ठीक है, हैंड स्वॉलन हो जाते हैं,
swollen face, hands, they become swollen. ठीक, ये क्या हो जाते हैं? ये swollen up हो जाते हैं. अब देखो मरासमस में जो लिम्स होती है, लिम्स थिन पड़ जाती है, बहुत पतली होती है. और मरासमस में हो जाता है ओल्ड फेस, ओल्ड फेस. और मरासस में लिम्स थिन, ओल्ड फेस, ऑलवेज हंग्री एंड ऑलवेज हंग्री. तो बच्चा इज ऑलवेज हंग्री इन मरासमस. कड़ियां निकल आती है इसकी, वीकनेस आ जाती है इसमें मरासमस में. ठीक है, तो खशारकर में ये हो जाता है. फेस बड़ा बड़ा हो जाता है, स्वॉलन फेस हो जाता है, हैंड्स वो पफी हो जाते हैं, भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है इसमें, एनीमिया हो जाता है इस बंदे. तो दिस वाज अबाउट द न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन. तो आई थिंक आज इतना ही. तो कल मैं डिसऑर्डर्स पढ़ा दूंगा आपको. किसके? डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपको डाइजेशन, जिसको अपने जॉन्डाइस आपको पढ़ना है उसमें, जिसमें आपको लिवर सिरोसिस पढ़ना है, जिसमें आपको वोमिटिंग पढ़नी है. बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो वो कल हम पढ़ेंगे.